नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कल हमने बात की थी वर्णों के वर्गीकरण के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि वर्णों को दो आधारों पर बांटा गया है, पहला प्रयत्न के आधार पर और दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर। तो जो हमारा प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण था उसके बारे में कल हमने बात कर ली थी, कल उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कुल 10 भागों में बांटा गया है। वो 10 भाग कौन कौन से हैं उसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये उच्चारण स्थान होते क्या हैं। चलिए, तो जो आपका लिखने वाला पार्ट है वो यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख करके लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने से पहले आप समझ लीजिए कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं। होता क्या है कि जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख का कोई ना कोई एक अंग सक्रिय हो जाता है। यानी हम जो भी वर्ण बोलते हैं तो जो हमारी आवाज़, जो ध्वनि निकलती है, वो हमारे मुख के किसी ना किसी एक अंग की सहायता से निकलती है। तो जिस भी अंग की सहायता से वो ध्वनि निकलती है या जो भी अंग सक्रिय हो जाता है उस वर्ण को बोलने में, वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो अब जो उच्चारण स्थान के आधार पर कुल 10 भाग हैं, उनको लिखने से पहले या उनको पढ़ने से पहले आप नोट डाल करके 2 चीज़ें लिख लीजिए। पहले आप ये लिखिए वर्णों का वर्गीकरण, दूसरा उच्चारण के आधार पर ये डेफिनेशन, ये परिभाषा लिख लीजिए। उसके नीचे लिखिए नोट। नोट में लिखिए कि उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 8 है। यानी हम जो भी वर्ण बोलते हैं, जो उच्चारण करते हैं, वो इन्हीं 8 में से किसी न किसी एक अंग की मदद से बोलते हैं। तो उच्चारण स्थानों में सबसे पहले है उर। उर यानी हृदय। पहला है उर यानी हृदय, दूसरा है कंठ, कंठ यानी गला, तीसरा है तालु। तालु क्या होती है? तालु होती है आपके जीभ के ऊपर जो ऊपरी जबड़ा है, दोनों दांतों के बीच का जो ऊपरी हिस्सा है, वो बीच वाला हिस्सा आपकी तालु कहलाती है। चौथा है आपकी मूर्धा। मूर्धा क्या है? मूर्धा होता है आपका जो ऊपर वाला जबड़ा है, या यूं कहिए जो ऊपर के दांत हैं, उनकी जो जड़ों के पास जो आपका मसूड़ा है, आप यहाँ जीभ लगाइए तो थोड़ा सा आपको खुरदरा हिस्सा दिखाई देता है मसूड़े में। वही खुरदरा हिस्सा जो है, जो मसूड़ा है, वो आपका मूर्धा कहलाती है। उसके बाद 5वां है दंत। दंत यानी दांत। फिर है ओष्ठ यानी ओंठ। उसके बाद नासिका यानी नाक, और अंत में है आपकी जिह्वा। जिह्वा यानी आपकी जीभ। तो यही 8 अंग हैं जिनकी मदद से हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं। उसके बाद इसी नोट्स में ही दूसरा पॉइंट लिखिए कर्ण। कर्ण क्या होता है? तो अभी हमने जो भी ऊपर के 8 अंग पढ़े, किसी भी वर्ण के उच्चारण में यही भाग सक्रिय होते हैं, यानी इन्हीं 8 अंगों की मदद से कोई वर्ण बोला जाता है। लेकिन कुछ अंग ऐसे भी हैं जिनसे हम किसी वर्ण का उच्चारण नहीं करते, लेकिन किसी वर्ण का उच्चारण करने में वो अंग, जो ये 8 अंग हैं, इनकी मदद करते हैं, वो आपके कर्ण कहलाते हैं। देखिए, 8 उच्चारण स्थान के अतिरिक्त ऐसे स्थान जो उच्चारण स्थान नहीं है परंतु उच्चारण में सहायता करते हैं, वे कर्ण कहलाते हैं। चलिए, अब नीचे से लिखना शुरू कीजिए। जो नोट्स वाला भाग था वो कंप्लीट हो गया। अब जो उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने अभी बताया था कि कुल वर्णों को 10 भागों में बांटा गया है, उसमें जो पहला भाग है वो है कंठ्यवर्ण। कंठ्यवर्ण यानी ऐसे वर्ण जो कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, जो गले की सहायता से बोले जाते हैं। तो कंठ्यवर्णों की कुल संख्या होती है 8। यानी कुल 8 ऐसे वर्ण हैं जो गले से बोले जाते हैं। कौन कौन से हैं? इनमें 2 स्वर हैं, छोटा आ और बड़ा आ, यानी आ और आ। उसके बाद का वर्ग। का वर्ग यानी का वाली पूरी लाइन, का, खा, गा, घा और अंगा। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग यानी आपका ये वाला वर्ण, ये। तो आ, का वर्ग के 5 वर्ण और विसर्ग, ये 8 वर्ण आपके कंठ वर्ण कहलाते हैं।
क्योंकि इन वर्णों को बोलने में हमारा गला काम करता है, यानी आवाज़ सीधे गले से निकलती है, इसलिए ये कंठ वर्ण है। उसके बाद दूसरा है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमारा जो तलवा है वो सक्रिय हो जाता है। तालव्य वर्णों की भी कुल संख्या 8 होती है। इनमें आपका ई, उसके बाद चा वर्ग के पांचों वर्ण यानी चा, छा, जा, झा, इया पांचों वर्ण। उसके बाद या और तालव्य शा, ये 8 वर्ण आपके तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इनको आप एक बार बोल के देखिए। ई, आपकी जीभ कहीं टकराती तो नहीं है लेकिन तलवे की तरफ ऊपर उठती है। चा वाले वर्ण बोलिए, चा, छा, जा, झा, तो आपकी जो जीभ है वो आपके तालू से टकराती है, इसलिए ये सब तालव्य वर्ण है। उसके बाद या और तालव्य शा। फिर तीसरे नंबर पर है मूर्धन्य वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमारा जो मूर्धा है, यानी जो जबड़े का जो दांतों की जड़ है वो वाला हिस्सा सक्रिय होता है, यानी हमारी जो जीभ है मूर्धा वाले भाग से टकराती है। बोल के देखिए। री, जब आप री बोलते हैं तो आपकी जीभ की जो नोक है वो आपके मूर्धा वाले हिस्से से टकराती है। फिर है टा वर्ग यानी टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो जब आप टा वर्ग को बोलते हैं तो भी आपके जो जीभ की नोक है वो आपके मूर्धा वाले हिस्से से टकराती है। फिर है रा और शा, मूर्धन्य शा। ये 8 वर्ण आपके मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। फिर है दंत्य वर्ण यानी ऐसे वर्ण जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी इन वर्णों को बोलने में हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों से टकराती है। जैसे ली, उसके बाद ता वर्ग के 5 वर्ण ता, था, दा, धा, ना, इनको आप बोल के देखिए। ता, था, दा, यहाँ पर आपकी जीभ दांतों से टकरा रही है। उसके बाद ला और सा, ये सभी आपके दंत्य वर्ण हैं। ये जो आपका ली वर्ण है इसको अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, क्योंकि ये जो ली वर्ण है ये हिंदी वर्णमाला का शब्द नहीं है या हिंदी वर्णमाला का वर्ण नहीं है, ये संस्कृत का है। तो जब हम संस्कृत की व्याकरण पढ़ते हैं तब दंत्य वर्णों में इस ली को शामिल करते हैं, लेकिन हिंदी में इसको शामिल नहीं किया जाता। इसलिए आप जब कुछ किताबों को देखेंगे उसमें ली को दंत्य वर्णों में शामिल किया गया है, कुछ में नहीं किया गया है। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो लिख लीजिए, चाहें तो छोड़ दीजिए। चलिए अगला है ओष्ठ वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जो होठों की मदद से बोले जाते हैं। जैसे ऊ, आप बोल के देखिए ऊ, आपके होठ बिल्कुल गोल हो जाते हैं। तो ऊ के उच्चारण में होठ आपका सक्रिय हो रहा है। उसके बाद पा वर्ग, यानी पा, फा, बा, भा, मा, ये 5 वर्ण। इस तरीके से ऊ और पा वर्ग के 5 वर्ण, ये 7 वर्ण आपके ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, जो कि ओठों से बोले जाते हैं। फिर है कंठ तालव्य, यानी ऐसे वर्ण जो कंठ और तालव्य यानी गले और तालु दोनों की मदद से बोले जाते हों। इसमें आपका ए और ऐ आता है। देखिए ए किन वर्णों से मिलकर बना है? ए बना हुआ है आ और ई से मिलके। तो जो आ है वो आपका कंठ वर्ण है। देखिए आ आपका कंठ वर्ण है, जबकि ई जो है वो आपका तालव्य वर्ण है। तो ए बना हुआ है आ और ई के मिलने से, यानी कंठ और तालव्य वर्णों के मेल से बना हुआ है ए, इसलिए ए आपका कंठ तालव्य वर्ण है। उसके बाद है कंठ ओष्ठ वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जो गले और ओठ दोनों की मदद से बोले जाते हैं। इसमें आपका ओ और औ आता है। ओ किससे बना हुआ है? ओ बना हुआ है आपका आ और ऊ से मिलकर के। तो आ आपका कंठ वर्ण है और ऊ आपका ओष्ठ वर्ण है। तो कंठ और ओष्ठ मिलकर बना कंठोष्ठ। तो ओ और औ आपका कंठोष्ठ वर्ण है। उसके बाद है दंतोष्ठ वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जो दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हों। इसमें आपका आता है वा। एक बार आप वा को बोल के देखिए। आपका जो होठ है वो दांतों से टकराता है। वा,
यानी व के उच्चारण में आपके दांत और ओष्ठ दोनों सक्रिय हो रहे हैं, इसलिए व आपका दंतोष्ठ वर्ण है। फिर आपका आता है अलिजिह्वा। अलिजिह्वा में आपका हा वर्ण आता है। अलिजिह्वा आपका जो है वो काकल्य वर्ण भी कहलाता है, यानी हा को आप अलिजिह्वा या काकल्य वर्ण कहते हैं, या इसको जिह्वा मूल वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि हा के उच्चारण में जो हमारी काकल है, जो हमारी कलगी है, जो आपके गले के पास लटकी हुई है, हा को बोलने में कहीं ना कहीं उसके आसपास का हिस्सा सक्रिय होता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हा सीधा हा की आवाज़ गले से निकलती है, इसलिए इसको कंठ वर्ण में रखा जाना चाहिए। तो आप देखिए, जो संस्कृत की ग्रामर है, जो संस्कृत व्याकरण है, उसमें हा को कंठ वर्णों के साथ रखा हुआ है, लेकिन हिंदी व्याकरण में हा को एक अलग स्थान दे दिया गया है। कंठ वर्णों से हटा करके उसको अलग अलिजिह्वा का नाम दे दिया गया है। ये सीधा स्वर यंत्रों द्वारा बोली जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे, हा को अलिजिह्वा, जिह्वा मूल या फिर काकल्य वर्ण बोलते हैं, क्योंकि ये सीधा स्वर यंत्रों से बोली जाती है। आप इसको पूरा पूरा नोट करेंगे, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो सब कुछ आप लिखेंगे। आपको कई बार ये प्रश्न देखने को मिल जाता है कि स्वर यंत्रों से बोला जाने वाला वर्ण कौन सा है। आपके ऑप्शन में 4 वर्ण होंगे, उनमें से एक हा भी होगा और आपको यही वाला वर्ण चुनना होगा। चलिए, जो आपका 10वां और अंतिम प्रकार है वो है नासिक के वर्ण। नासिक के वर्ण में आपका अन आता है। जब आप अन बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी श्वास है वो नाक से बाहर आती है, इसलिए इसको नासिक के वर्ण कहा गया है। तो ये तो था आपका वर्णों का वर्गीकरण। हमने प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण के स्थान के आधार पर दोनों प्रकार से देख लिया कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ जो वर्णों का वर्गीकरण है वो समाप्त होता है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ कई बार कन्फ्यूज़न रहती है, उनको एक बार देख लेते हैं ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। कई बार आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से व्यंजन द्वितीय या द्वितीय व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, या संयुक्ताक्षर का उदाहरण कौन सा है। तो द्वितीय व्यंजन और संयुक्ताक्षर में क्या अंतर है, ये एक बार देख लेते हैं। देखिए, द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं। द्वितीय व्यंजन या व्यंजन द्वितीय ऐसे वर्ण या ऐसे शब्द जिसमें एक ही वर्ण लगातार 2 बार आया हो, लेकिन एक बार आधा और दूसरी बार पूरा लिखा हुआ हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बच्चा, तो यहाँ जो चा वर्ण है, चा वर्ण लगातार 2 बार आया है, लेकिन पहली बार आधा है और दूसरी बार पूरा है, तो ऐसे वर्णों को व्यंजन द्वितीय कहा जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, पक्का। पक्का में जो का वर्ण है ये 2 बार आया हुआ है, पहले आधा का फिर पूरा का, तो ये भी व्यंजन द्वित्व है। फिर है मग्गा। मग्गा में भी गा लगातार 2 बार आया है, लेकिन पहली बार आधा और दूसरी बार पूरा है, इसलिए ये भी व्यंजन द्वित्व है। और उदाहरण आप देख सकते हैं, ढक्कन। ढक्कन में भी आधा का और पूरा का होगा। इस तरीके से और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। जहाँ भी कोई ऐसा शब्द हो जिसमें एक ही वर्ण लगातार 2 बार लिखा हो और पहली बार आधा और दूसरी बार पूरा लिखा हो, वो व्यंजन द्वित्व होता है। दूसरा होता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या है? संयुक्ताक्षर ऐसे शब्द होते हैं जिनमें 2 लगातार वर्ण लिखे हुए हों। यानी इसको उदाहरण की मदद से देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अच्छा। अच्छा में पहले है चा, उसके बाद है छा। ये लगातार वर्ण है, यानी चा के बाद छा लिखा हो, का के बाद खा लिखा हो, खा के बाद गा लिखा हो, टा के बाद ठा हो, यानी 2 लगातार वर्ण हो। और पहली बार पहला वर्ण आधा और दूसरा पूरा हो। जैसे अच्छा में चा आधा और छा पूरा है, अट्ठा। इसमें टा और ठा
दो लगातार वर्ण है, टा के बाद ठा आता है वर्णमाला में भी और यहाँ भी टा के बाद ठा लिखा हुआ है। तो दो लगातार वर्ण हैं और पहला वाला जो टा है वो आधा लिखा हुआ है और ठा जो है वो पूरा लिखा हुआ है। तो इसलिए जो अट्ठा शब्द है ये भी आपका संयुक्ताक्षर है। दूसरा शब्द आप देख सकते हैं लट्ठा। लट्ठा में भी टा के बाद ठा आया हुआ है, टा और ठा, लेकिन टा आधा है और ठा पूरा है। यहाँ पहले चा है फिर छा है, चा आधा छा पूरा है, इसलिए ये संयुक्ताक्षर हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर एक ही वर्ण दो बार लिखा हुआ हो और पहली बार आधा दूसरी बार पूरा हो वो तो व्यंजन द्वित्व होगा, लेकिन दो लगातार वर्ण हो यानी ऐसे वर्ण जो लगातार वर्णमाला में लिखे जाते हैं, जैसे का के बाद खा, चा के बाद छा, टा के बाद ठा, इस तरह के वर्ण, पहली बार जो पहला वर्ण है वो आधा और दूसरा पूरा लिखा हो तब वो संयुक्ताक्षर होता है। अब नीचे नोट डाल करके एक और लाइन लिख लीजिए कि दो महाप्राण कभी भी द्वित्व नहीं बनाते, यानी जो महाप्राण वर्ण होते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो लिखिए कि दो महाप्राण वर्ण कभी भी व्यंजन द्वित्व नहीं बनाते। चलिए, अब व्यंजन द्वित्व और संयुक्ताक्षर भी आपने समझ लिया। अब हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से इसको इकट्ठा करके मैं बता दे रहा हूँ कि साघोष, आघोष, अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं, ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्वर होते हैं वे एक तो अल्प प्राण होते हैं और साघोष होते हैं। देखिए, यहाँ मैंने सबको लिखा हुआ है, आ ई उ, उसके बाद उ, फिर री, ए आई ओ आओ, ये सभी 11 के 11 जो स्वर हैं ये अल्प प्राण हैं और साघोष हैं। उसके बाद व्यंजनों में मैंने बताया था कि जो आपके किसी भी जो वर्गीय वर्ण है यानी का से मा तक, इसमें जो पहले और दूसरे वर्ण हैं, हर वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण ये साघोष होते हैं, आघोष होते हैं। तो देखिए, यहाँ का पहला वर्ण और खा दूसरा वर्ण, चा वर्ग में चा पहला वर्ण, छा दूसरा वर्ण, टा वर्ग में टा पहला, ठा दूसरा, फिर ता वर्ग में पहला दूसरा, पा वर्ग में पहला और दूसरा, ये आघोष हैं। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा यानी गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, आड़ा, इस तरीके से जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है हर वर्ग का, वो साघोष होता है। उसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण में मैंने बताया था कि जो विषम वर्ण है, हर वर्ग के जो विषम वर्ण है यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ये विषम वर्ण अल्प प्राण होते हैं। तो का भी अल्प प्राण है, गा अल्प प्राण है और घा अंगा भी आपका अल्प प्राण है। उसके बाद जो सम वर्ण है यानी दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर, हर वर्ग में दूसरे और चौथे नंबर पर, ये आपके महाप्राण हैं। ये देखिए, महाप्राण। उसके बाद या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण साघोष और अल्प प्राण हैं। उसके बाद तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत्य शा, तीनों शा जो हैं ये आपके आघोष और महाप्राण होते हैं। हा आपका साघोष और महाप्राण है। तो अब हमारी जो वर्णमाला में स्वर व्यंजन थे, वर्णों की संख्या, वर्णों का वर्गीकरण, ये सब समाप्त हो चुका है। वर्णमाला के अंदर कुछ बातें अभी और बची हुई हैं जो कल की क्लास में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो हमारे स्वरों और व्यंजनों का यानी वर्णों का जो वर्गीकरण था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो कल की क्लास में हम वर्णमाला को, जो बचे हुए वर्णमाला के पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको भी समाप्त कर देंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बचे हुए भाग को हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार।